अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 4। बेटा आज हमारा ये 6th लेक्चर है, यानी कि 3rd वीक का ये लास्ट लेक्चर चल रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि 5th लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हमने ये डिस्कस किए थे। तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो यानी कि क्लास में जो है वो 3 तरह के टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है, जिसमें से हम ये 2 टॉपिक्स आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और ये टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा 7th लेक्चर होगा ये हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज 6th लेक्चर का जो हमारा कंटेंट है वो ये होगा एटीट्यूड एंड जॉब ऑफ सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि एटीट्यूड एक टॉपिक होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन दूसरा टॉपिक होगा और तीसरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। यानी कि आप ये कह सकते हैं एटीट्यूड, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड ये मिलके दोनों एक टॉपिक बनता है और जॉब सेटिस्फेक्शन एक दूसरा टॉपिक बनता है। ठीक है, तो चूँकि जॉब सेटिस्फेक्शन एक इंडिविजुअल टॉपिक है तो हम पहले इसी को डिस्कस करते हैं, फिर हम एटीट्यूड्स और टाइप ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, ये सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत दफ़ा ये नेम मेंशन किया, इसका लिटिल बिट कॉन्सेप्ट भी मैंने मेंशन किया, लेकिन आज जो है ये डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट चलेगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन एक्चुअली होती क्या है, ये एम्प्लॉयज़ को कैसे मिलती है और वो कौन सी बेसिस हैं जिन बेसिस के ऊपर एक एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि येस आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, आई एम सेटिस्फाइड विद माई बॉस एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अली बाबा का जो फाउंडर है, जो CEO है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन उसने मतलब उसका एक इंटरव्यू था और वो मैंने सुना था और उसने बोला था कि इट डज़ नॉट मैटर कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग। यानी कि उसका मतलब कहने का ये था कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नॉर्मल हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस बॉस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन है, क्योंकि ओनर जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और वो ही मेन फैक्टर होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि डिसीजंस उसने लेने, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने बनाने, हायरिंग उसने करनी, इसके अलावा जो वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसने असाइन करनी अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब चीज़ें जब एक बॉस कर रहा होता है तो ही और शी कैन प्रूव द मेन एलिमेंट फॉर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे भी हम मज़ीद इसकी पहले दैट इज़ द डेफिनीशन, हम पहले डेफिनीशन पे चलेंगे और फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे हम जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन का रीज़न बनते हैं। ठीक है, तो बेटा पहले लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट एंड enjoyment that a person derives from his or her job। ठीक है, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, वो एक फीलिंग है। फीलिंग कैसी है, ये 2 तरह की फीलिंग हो सकती है, या तो फुलफिलमेंट की या इन्जॉयमेंट की। फुलफिलमेंट की और इन्जॉयमेंट की ये दोनों की फीलिंग जो होती है वो एक ही चीज़ से कंसर्न करी होती है। जैसे कि आप लोगों की जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर तो आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, रात को सोने से पहले एक प्रॉपर टाइम पे जो है वो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, तो आपको 2 तरह की फीलिंग्स जो है वो फील होती हैं। एक फुलफिलमेंट की कि हमने हमारा काम मुकम्मल कर लिया है, और दूसरा इन्जॉयमेंट की, और आप जो पर्सनली ख़ुद को रिलैक्स महसूस करते हैं, पुरसकून नींद का एक आना कि यार मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया, मैंने अपनी तैयारी पूरी करी है, अब सुबह आराम से एक दफ़ा उठ के रिवीजन करूँगी या करूँगा और मैं अपना पेपर दे दूँगा। तो बेटा ये होता है सेटिस्फाइड होना। फिर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ, अपने पेपर के साथ आप सेटिस्फाइड होते हैं और मज़ीद कोई फ़ियर नहीं होता कि यार क्या आ जाएगा, ये मैंने अभी नहीं किया, मेरा ये टॉपिक रहता है करने वाला, ये टॉपिक रहता है करने वाला। तो किसी किस्म का फ़ियर जो है वो एसोसिएट नहीं होता आपकी जॉब के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन में ये क्या है कि ये एक फीलिंग है फुलफिलमेंट की एंड इन्जॉयमेंट की, दैट अ पर्सन डिराइव्स, जो कि एक पर्सन महसूस करता है फ्रॉम हिज और हर जॉब, अपनी जॉब से। ठीक है,
और एम्प्लॉइज़ सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉइज़ की जो जॉब के साथ सेटिस्फेक्शन होती है हैपन्स व्हेन एन एम्प्लॉई, वो तब होती है जब एक एम्प्लॉई फील्स ही और शी इज़ हैविंग जॉब स्टेबिलिटी। यानी कि ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। जब ये 2 से 4 फैक्टर्स हैं, ये जब ये फैक्टर्स एक एम्प्लॉई अपनी जॉब से रिलेटेड रखता है, यानी कि उसको पता होता है कि यार मेरी स्टेबिलिटी भी है, मैं कोई 4-5 साल तक तो मैं यहाँ पे जॉब करूँगा, ठीक है, उसको एक स्टेबिलिटी महसूस होती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो उनके लिए पुरसकून एक उनका मेंटल रिलीफ जो उनके लिए होता है वो यही होता है कि उनकी जॉब स्टेबल होती है। यानी कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए इकोनॉमी में या कहीं भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जॉब स्टेबल होती है, वो स्टेबल होते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस, ठीक है, तो जो प्राइवेट जॉब होल्डर्स हैं वो फिर भी ज़रा थोड़ा बहुत फियर में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स दे आर वेरी इजी एंड रिलैक्स, ठीक है। तो बेटा ये जब एक स्टेबिलिटी होती है तो आपकी अपनी जॉब के साथ सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर करियर ग्रोथ भी जो है वो आपको पता होता है कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद एम्प्लॉयज़ को करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की जाएंगी, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में ऐसा होता है कि हर 2 साल के बाद जो है वो प्रमोशंस दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो वो होती है करियर ग्रोथ, यानी पहले जो जिस डेजिग्नेशन पे था 2 साल के बाद उसकी वो डेजिग्नेशन अपग्रेड कर दिया जाता है उसको, ठीक है। तो बेटा ये होती है करियर ग्रोथ, ठीक है, कि एक आपका करियर भी जो होता है, आप एक ही जगह पे कई सालों तक काम नहीं करते रहते, आपकी डेजिग्नेशन चेंज होती है, आपका लेवल चेंज होता है, आपका ग्रेड चेंज होता है, ठीक है। एंड फिर द कंफर्टेबल वर्क बैलेंस, और कंफर्टेबल वर्क बैलेंस यानी कि ऐसा ना हो कि आपके काम का बर्डन कह लें या स्ट्रेस कह लें, ठीक है, ये दोनों एक ही सेंस में आप इसको इस वर्ड को यूज़ कर सकेंगे कि जो बर्डन है काम का या जो काम का स्ट्रेस है वो आपका बैलेंस में चल रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ओवर वर्क हो रहा है आपका, आप जो है आपका जो आपको पे किया जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू योर जॉब वो कम है और आपका आपसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है, इस किस्म की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब स्टेबिलिटी होती है, करियर ग्रोथ होता है और कंफर्टेबल वर्क बैलेंस होता है, जब ये 3 फैक्टर्स आपकी जॉब के साथ एसोसिएटेड होंगे तो ऑब्वियसली आपको जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी होगी, ठीक है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन बेसिकली है क्या, ये एक फीलिंग है, जैसा कि यहाँ पे मेन जो मैंने वर्ड मेंशन किया वो फीलिंग का मेंशन किया, ठीक है। और ये फीलिंग जो होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव अगर तो सब चीज़ें एम्प्लॉय की फेवर में चल रही हैं, यानी कि जैसा वो चाहता था वैसा ही हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन, उसकी फीलिंग, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है कि उसने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और उसकी जॉब में ऑर्गेनाइजेशन में हो कुछ हो रहा है, उसको पे किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है और उससे काम कुछ और लिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जब इस किस्म की जो है वो फैक्टर्स एसोसिएट हो जाते हैं तो फिर जॉब की सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ कर जाती है। अच्छा बेटा, अब मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन किए हैं जो कि जॉब की सेटिस्फेक्शन का रीज़न बनते हैं, ठीक है। सम फैक्टर्स बिहाइंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स कोई 8 से 9 या 10 फैक्टर्स हैं आई थिंक, ये टोटल, यस बेटा ये 10 फैक्टर्स हैं जिनको मैंने एरो साइन से मेंशन किया है, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये 10 फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि इंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉई इनटू चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है बेटा। इंगेजमेंट का मतलब होता है टू बिज़ी, टू गेट बिज़ी, ठीक है, किसी काम में मसरूफ़ हो जाना, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ को मसरूफ़ कर दिया जाए, उनको इंगेज कर दिया जाए विद अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इटसेल्फ चैलेंजिंग हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है और आपको पता है कि आप उन चैलेंजेस में उन्हीं एम्प्लॉयज़ को इंगेज करेंगे जो आपको लगता है कि वो इन चैलेंजेस को करने के कैपेबल हैं। जैसे लेट्स सपोज़ कि आपका टीचर है, वो आपको कुछ अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ बच्चों को चूज़ करता है, उसे हेल्प चाहिए, अपनी असाइनमेंट अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने स्टूडेंट से हेल्प चाहिए,
तो जाहिर सी बात है एक टीचर उन स्टूडेंट्स को चूज़ करता है जो एक टीचर को लगता है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरे कैलिबर तक जाकर काम को कर सकते हैं, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम को कर सकते हैं। तो ये वो होता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर देना है, बिज़ी कर देना है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के साथ, जिनमें आपका काम भी होता रहे और आपकी उन एम्प्लॉयज़ की लर्निंग भी होती रहे, वो नई से नए कॉन्सेप्ट, नई से नई चीज़ों को सीखे, ठीक है। आगे बेटा दूसरा जो रीज़न बन सकता है जॉब सेटिस्फेक्शन की, जो दूसरा फैक्टर है वो ये है ऑफरिंग इंसेंटिव्स। ये तो आपको पता है कि आप जितने ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे उतना ज़्यादा कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होता जाएगा। अगर आप थर्ड वन देखेंगे तो ये फैक्टर है कि क्रिएटिंग फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। अब जो कोलीग्स हैं उनका आपस में, या जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है, यानी कि कोलीग्स का आपस में और जो अपर लेवल के मैनेजमेंट हैं, अगर उनके दरमियान में एक फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट रहेगा तो आपका ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होगा, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो, यानी कि उनमें ये सेंस ऑफ फीलिंग नहीं होगी कि यार मैंने उसको नहीं बुलाना, वो माइंड कर जाता है, इसको कुछ कह दिया तो इसने माइंड कर जाना है, ये है ही ऐसा, ये है ही खरदम आ गई, इस तरह का उस तरह का, यानी कि इस तरह की फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि सबको पता होता है कि सब फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट चल रहा है और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट चल रहा है। अगर किसी ने किसी को मजाक कर दिया, कोई बात कह दी, कोई टोंट कर दिया, तो पता होता है कि यार कोई माइंड नहीं करता, ये हमारा सिस्टम ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो सब जो एम्प्लॉय हैं सब लोग फिर हैप्पीली काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं, ठीक है। और बेटा जो फोर्थ वन जो हमारा फैक्टर है वो बनता है गुड कंपनी कल्चर, ठीक है। यानी कि अब बेटा जैसे कि हर घर का एक अपना कल्चर होता है, हर घर की अपनी नॉर्म्स होती हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, और वो तकरीबन हर घर के दूसरे घर से चेंज होते हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हर कंपनी के अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, अपना अपना कल्चर होता है, और वो कंपनी नहीं चाहती कि जो कल्चर हमारा सेट हुआ है कोई भी एम्प्लॉय उस कल्चर से बाहर जाके काम करे। तो अगर तो वो कल्चर जो एक ऑर्गेनाइजेशन का है वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सेप्टेबल है, यानी कि सब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने हैप्पीली उस कल्चर को एक्सेप्ट किया है और हैप्पीली वो सेटिस्फाइड है कि यस अगर हम भी चीज़ों को इसी तरह करेंगे तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये इस किस्म का जब कल्चर और इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो डेफिनेटली आपकी जो कंपनी है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। अब बेटा अगला जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग वर्क। वही जो बिल्कुल मैंने पहले इसमें मेंशन किया था पहले वाले पॉइंट में कि अगर तो काम की नवीयत हर दिन चेंज है, इंटरेस्टिंग है, कुछ से कुछ न्यू लर्निंग है, तो वो जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक वे ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, रीज़न ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट में से आपको पता है कि हर दिन आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, नई चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, हर सब्जेक्ट में आपने कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंटरेस्टिंग जो होता है ये फैक्टर होता है। और आपका एब्सेंटीज़ का कम होना, एक हैप्पीली आपका क्लासेस को अटेंड करना, उनको समझना, काम करना अपना प्रॉपर टाइम पे, वो एक सेटिस्फेक्शन, ये जो सारी सेटिस्फेक्शन है ये इसी वजह से होती है क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा जो काम है हर दिन हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ सेटिस्फाइंग वर्क होता है। तो ये भी जो फैक्टर होता है ये फिर एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन का रीज़न बनता है। बेटा अगला जो फैक्टर है वो है लो स्ट्रेस इन्वायरमेंट। अब होगा क्या बेटा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपकी लेट्स सपोज़ कि आपकी एक दिन में 2 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब 2 लेक्चर्स में एक दिन में आपके 2 लेक्चर हैं तो आपको एक दिन में 2 ही टीचर्स पढ़ाएंगे। अब एक जो टीचर हैं वो जब आपकी क्लास में आते हैं डेली बेसिस पे, बेशक वो आ रहे हैं लेकिन वो डेली बेसिस पे आने के बावजूद जब वो क्लास में आते हैं तो वो स्टूडेंट्स के साथ बड़ा फ्रेंडली, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, किसी को मजाक कर दिया, उसको मजाक कर दिया, यानी कि एक फ्रेंडली वे में अपना जो स्टार्ट लेना होता है क्लास का वो फ्रेंडली वे में लेते हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो आप स्टूडेंट्स होंगे वो भी खुद को एक रिलैक्स महसूस करेंगे। आपका ये फ़ियर नहीं होगा कि यार, एक डर नहीं होगा आपकी आपकी अंदर जो है वो क्लास को रिसीव करने में, ठीक है? आप खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा लो स्ट्रेस महसूस करेंगे और आप सीखेंगे। चाहे बातों कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो ज़्यादा बातों बातों के ज़रिए से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करती हैं। जैसे हमारे एचओडी थे वो, यानी कि जब भी वो हमारा जिस भी सेमेस्टर में उन्होंने हमें पढ़ाया है, उनके एक लेक्चर में उनके वो कोई 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ाते थे एक लेक्चर में। और वो पढ़ाते कभी भी ऐसा नहीं था, वो बस कभी भी उन्होंने वाइट बोर्ड बहुत कम कहीं कोई कॉन्सेप्ट उनके जहन में उनका दिल किया तो वो वाइट बोर्ड यूज़ कर लेते, वरना वो नहीं करते थे। वो यानी कि 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती थी, वो 1.5 घंटे बातें करते रहते थे। और उन बातों के बाद जब अल्टीमेटली क्लास एंड होती थी और हमें पता चलता था, जब सर कहते थे कि ये आपने 4 चैप्टर्स आपके जो हो गए हैं वो हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है? और हमें पता ही नहीं होता था कि हमने ये पूरे 1.5 घंटे में बातों बातों में जो है वो हमने 4 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। और नो डाउट कि सर जो बातें करते थे वो भी बड़ी यानी कि प्रोडक्टिव बातें होती थी, उनमें कॉन्सेप्ट्स होते थे। यानी कि सर बातों बातों में हमें कॉन्सेप्ट दे देते थे और उन कॉन्सेप्ट को लेके हमारे चैप्टर्स के चैप्टर्स हम एक लेक्चर में जो है वो पढ़ जाते थे, ठीक है? और हम खुद को बड़ा रिलैक्सिंग महसूस करते थे, क्योंकि सर की बड़ी आदत होती थी खुद को कभी उसको मजाक कर दिया, उसको मजाक कर देना, किसी बॉय के जाके हमें सर पे थप्पड़ मार देना, उसको मजाक कर देना, ठीक है? तो यानी कि हम बड़ा, यानी कि जिस दिन भी सर की क्लास होती थी तो हम अगर नहीं भी यूनिवर्सिटी जाने को दिल कर रहा होता था तो हम उठते थे कि नहीं यार सर की क्लास है, मज़ा आता है सर की क्लास लेने में, तो हम चलते हैं, ठीक है? और हम जाते थे, ठीक है? और हम लर्निंग भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है जो एचओडी की क्लास में जो है। और दूसरी साइड पे जो आपकी दूसरे टीचर्स हैं, अगर वो क्लास में आए और वो आते ही ये सुनाएं वो सुनाएं, ये आपका पिछला लेक्चर वो लेक्चर, ये सीधे होके बैठो, ये करो वो करो, तो वो फिर आप जो है वो खुद को बड़ा, एक स्टूडेंट भी बड़ा स्ट्रेसफुल महसूस करता है कि यार मैंने बैठना सही अंदाज में है, सुनना बिल्कुल, आंखें बेशक दिमाग सो रहा हो, आंखें आपकी खुली की खुली होनी चाहिए 360 के एंगल पे, ठीक है? तो वो जब इस किस्म के टीचर्स होती हैं तो आप जो है वो खुद को स्ट्रेसफुल भी महसूस करते हैं। और बेटा यही जो एग्जांपल है ये एम्प्लॉयज़ के केस में भी कोड की जाती है कि अगर आपका बॉस जो है वो बड़ा रिलैक्सिंग है, वो बड़ा फ्रेंडली है, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप जो काम करेंगे वो आपको पता भी नहीं होगा और आप घंटों में जो है वो अपना बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और अगर जो है वो आपका बॉस जो है वही बड़ा स्ट्रिक्ट है और मतलब आते ही एक आपका उसका एक इन्फ्लुएंस आपके माइंड पे डल जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है जो आप काम करना चाहते हैं आप वो भी नहीं कर पाते। जैसे हमारे साथ एक ऐसी एग्जांपल भी है। अच्छा, तो मैं मतलब आपसे डिस्कस कर रही थी कि हमारे एक ऐसे भी टीचर थे, उन्होंने हमें एक ही, यानी कि हमारे पूरे 4 साल में उन्होंने हमें सिर्फ एक सेमेस्टर में पढ़ाया है। और एक सेमेस्टर में पढ़ाना हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो 4 साल का बर्डन था हम पे, ठीक है? उनका सही नाम तो मुझे आज भी शायद बहुत कम याद है। उनको शैम्पी कहते थे, सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो शैम्पी कहते थे सर को। और वो सर जब भी मतलब क्लास में इवन कि वो आने वाले होते थे ना, तो उनके कदमों से पता चल जाता था कि वो सर क्लास में आ रहे हैं। और मतलब इतना हम पे प्रेशर हो जाता था बिल्कुल सही बैठना। इवन कि कोई स्टूडेंट, एक टीचर जब क्लास में आ रहा होता है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद को रिलैक्स करने के लिए मतलब अपनी जगह से भी उठे हुए होते हैं, किसी दूसरे स्टूडेंट के पास जाके कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई मजाक वगैरह ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स अपनी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो होता है तो वो खड़ा भी होता था ना अपनी सीट से, तो उसको भी सर कह देता है कि तुमने इस मैंने सेमेस्टर में फ़ेल करना है, तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा नहीं है कि तुम क्लास में बैठने के काबिल हो। और ऐसा होता था, वो करते भी थे। वो ऐसे एनी अन बेसिक रीज़न पे जो है वो स्टूडेंट्स को फ़ेल कर देते थे, ठीक है? तो इस वजह से हम उन्हें जो है वो सर शैम्पी कहते थे। तो वो ऐसे भी मतलब उनके साथ जो हमारा एक सेमेस्टर वो हमें आज भी याद है और हमें ऐसा लगता है कि वो 4 सालों का हमारा बर्डन था। तो बेटा यही सेम एग्जांपल्स जो हैं ये आपके एम्प्लॉयज़ के केस में भी रिकॉर्ड होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के केसेस में भी जो है ये रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है? तो अगर तो लेस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होगा तो लर्निंग ज़्यादा होगी, क्योंकि एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे बिल्कुल अगर एक पाकिस्तान का कल्चर देख लें और आप यूके का कल्चर देख लें, वहाँ पे बड़ा एक फ्रेशली कल्चर है। वहाँ पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो सिखाने का तरीका है वो बहुत फ्रेशली है। बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाता है और वहाँ की सीख ज़्यादा होती है। रैदर देन यहाँ पाकिस्तान में हर बंदे को काम जो है वो अपनी बेसिस पे करना पड़ता है, यानी कि अपनी मदद आपके तहत काम करना पड़ता है। और कोई इन्वायरमेंटल जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो भी बड़े स्ट्रेसफुल हैं, इन्वायरमेंट भी बड़ा स्ट्रेसफुल है, पोल्यूशन ये वो वगैरह। यानी कि जिस तरह से एक पीसफुल इन्वायरमेंट यूके का है वैसा पाकिस्तान का नहीं है। तो डेफिनेटली आपको लर्निंग में और दोनों मुल्कों का जो कल्चर है, जो सीख है, जो एटीट्यूड्स हैं, आपको उनमें वाज़ेह डिफरेंस में नज़र आता है, ठीक है?
तो बेटा ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो भी बिल्कुल बड़ा सिंपल सा है, वो है कि गुड रिलेशनशिप विद मीडिया सुपरवाइज़र्स। बेटा मीडिया का यहाँ पे ये नहीं है कि मीडिया वो जैसे यूट्यूब हो गया, टिकटॉक्स हो गई, ये वो वगैरह, इस किस्म का मीडिया नहीं, मीडिया या न्यूज़ हो गई, ये वो नहीं, ये मीडिया उस सेंस में लिया गया है कि एक लोअर लेवल अथॉरिटी है, एक अपर लेवल अथॉरिटी है, ठीक है। यानी कि एक अपर लेवल अथॉरिटी है, एक लोअर लेवल अथॉरिटी है, और उनके दरमियान में एक मिडिल लेवल की मैनेजमेंट है। अब ये मिडिल लेवल की मैनेजमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये इस एम्प्लॉय के जो ओपिनियंस हैं, जो डिमांड्स हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उसने वो अपर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी है। तो अगर ये जो मिडिल लेवल की मैनेजमेंट है यही काम ठीक से नहीं करेगी, यही जो है वो अपने यानी कि सही तौर पे चीज़ों को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा, बस अपने इंटरेस्ट से मुतल्लिका ही चीज़ों को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो बेटा ये फिर पूरे के पूरे कल्चर को क्या करती है, ख़राब करती है। पूरे का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो ख़राब होता है। तो अगर रिलेशनशिप मीडिया, यानी कि मीडिया का मतलब ये कि वो लेवल जिसने जो है वो दो लेवल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन क्रिएट करनी है, दो लेवल्स के दरमियान में एक दूसरे की राय, एक दूसरे की डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे का तवक्कुआत एक दूसरे तक पहुंचानी है। तो अगर वो एक मीडिया सुपरवाइज़र ही ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं होगा, तो डेफिनेटली कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इस मीडिया सुपरवाइज़र का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, यानी कि वो इन लोअर लेवल की एम्प्लॉइज़ को भी उनका भी वो ख्याल रख रहा है और अपर लेवल का भी वो ख्याल रख रहा है, तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेट हो सकेगा। जैसे हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ का कल्चर है कि एक जो वर्किंग कम्युनिटी है, जो मज़दूर हमारे मतलब मिल में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो बेचारे काम ही कर रहे होते हैं, ना उनकी सुनी जाती है, ना उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं, ना उनकी नीड्स को देखा जाता है, ना उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। वो बस वही 7-8 हज़ार रुपये पे काम कर रहे होते हैं, और वो काम भी जो है वो उस बंदे से ज़्यादा करते हैं जो उसी फैक्ट्री में बैठा 80 से 90 हज़ार रुपये ले रहा होता है। वो बड़े आराम से ऑफिस में बैठा, एसी में बैठा, बस जो है वो बैठा होता है, ना कोई काम किया, ना कोई कुछ किया। और जो सारी लोअर लेवल जो मज़दूर तबका है वो बेचारा 24 घंटे लगा होता है काम करने के लिए, और वो किसके लिए काम करता है, सिर्फ एक 7-8 हज़ार रुपये के लिए काम करता है। तो बेटा जब इस किस्म का कल्चर होगा तो डेफ़िनेटली आपके एम्प्लॉइज़ की सेटिस्फेक्शन जो है वो जॉब के साथ नहीं होगी, ठीक है। और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो उस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के लिए काम नहीं करेगा जिस तरह से वो कर सकता था अगर उसको अच्छा ट्रीट किया जाता तो, ठीक है। बेटा आगे अगला है हमारा फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। सेम यही एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर दे दी है कि हायरार्की लेवल जो है, हायरार्की लेवल्स मैंने आपसे पहले डिस्कस की वेरी फर्स्ट लेक्चर में, नहीं शायद वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ किए हैं आपने। सेकंड लेक्चर में बेटा मैनेजमेंट आपने पढ़ा है ना, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, अपर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फिर जो इस तरह से ये कोई 7 से 8 लेवल्स बनते हैं मैनेजमेंट की। तो ये एक हायरार्की लेवल होता है, इसको मैनेजमेंट लेवल्स पे कहते हैं, इसको हायरार्की लेवल्स भी होते हैं। हायरार्की लेवल्स का मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली सारी डेजिग्नेशंस की हायरार्की बनाई जाए ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो एक हायरार्की लेवल बनता है। टॉप से लेके बॉटम तक जो है वो हायरार्कीज़ चलती हैं। तो अगर उनके दरम्यान में एक फ्रेंडली और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है तो वो डेफिनेटली जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो होंगे वो आपस में भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपनी जॉब से भी एक दूसरे से क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। बेटा अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कंपनसेट करना। कंपनसेशन का मतलब होता है कि कंपनसेट कर देना। जैसे किसी ने आपके लिए ज़्यादा काम किया तो आपने उसको किसी न किसी तरह से कंपनसेट कर दिया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ घरों में अक्सर ऐसा होता है ना कि जो काम करने वाली होती हैं, तो जब कोई शादी वगैरह का कोई इवेंट आता है, कोई फौतगी का खुदा ना खास्ता कोई इवेंट आता है, तो वही जो काम करने वाली होती हैं उनका ज़रा बर्डन बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। यानी कि इन इवेंट्स पे फिर पूरे घर के बाकी मामलात को भी देखना जो है वो उन पे डाल दिए जाते हैं कुछ मामलात। और फिर घर वाले क्या करते हैं, अम्मा अब्बा क्या करते हैं, वो कुछ कंपनसेशन के तौर पे उन्हें कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है, कि आपने जो है वो काम किया है तो आपको हम कंपनसेट कर रहे हैं, रेदर देन आपकी सैलरी के अलावा जो है वो ये हम आपको कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। सूट दे दिया जाता है, जैसे कि हमारी नॉर्मली घरों का कल्चर होता है शादी ब्याह वगैरह पे जो है वो डील करने का, या खुदा ना खास्ता अगर कोई सीरियस इवेंट आ गया है तो उसको डील करने का, ठीक है। तो बेटे इसी तरह से जब एम्प्लॉइज़ भी जो हैं अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर जाते हैं तो अगर उनको कंपनसेट कर दिया जाए उनके काम के लिए, तो ये उनके लिए जॉब
सेटिस्फाइड होते हैं वो फिर अपने काम के साथ, ठीक है। वो फिर ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट टाइम जब भी फिर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जॉब सिक्योरिटी के बारे में। अब जॉब सिक्योरिटी क्या है कि ये टाइम पीरियड के लिहाज से कि हाउ लॉन्ग, कितने देर तक एक एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, ठीक है। तो वो जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए काम करेगा, जितना ज़्यादा उसको पता होगा कि यार मैं यहाँ इतने टाइम पीरियड के लिए हूँ, तो वो डेफिनेटली, अगर तो वो 1 साल के लिए, तो उसको पता है कि यार साल तो ऐसे गुजर जाना है, मैं अच्छा काम करूँ ना करूँ क्या, मतलब जब इवैल्यूएशन होनी है परफॉर्मेंस की, मैंने तो यहाँ पे होना भी नहीं है, ठीक है ना। अक्सर आप स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि मैम जब तक वो काम होना है तब तक हमने आगे चले जाना है, ठीक है। तो बेटा इस तरह का जब कॉन्सेप्ट होता है तो वो सेटिस्फेक्शन के साथ उसको एसोसिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये हो एक एम्प्लॉय को पता हो कि यार मैं 7 से 8 साल तक यहीं पे हूँ और मैंने यहाँ पे काम करना है, तो वो डेफिनेटली डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक जो है वो एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल वे में काम करता है, ठीक है। तो ये जॉब सिक्योरिटी भी जो होती है ये उसकी जॉब की सेटिस्फेक्शन के साथ एसोसिएट करती है। और अगला जो है हमारा बेटा एबिलिटी टू यूज़ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अब आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को मौका मिले कि वो अपनी स्किल्स को और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करें। ऐसा ना हो कि किसी एम्प्लॉय की स्किल कुछ और है, एबिलिटी कुछ और है और वो काम कुछ और कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल वैसे ही उसी इसके एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल सिस्टम का है कि टीचर्स जो हैं वो पीएचडीज़, बाज़ मैंने स्कूल्स में ऐसा भी देखा है कि मास्टर एमफिल लेवल के टीचर्स हैं और वो पढ़ा किसको रहे हैं, 2 क्लास को, 3 क्लास को, 4 क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक जॉब की मजबूरी भी हो सकती है, उनके लिए मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन ये कि फिर वो एक ऐसी जॉब की नेचर है, जॉब की नेचर वो ऐसी है कि वो फिर अपनी स्किल्स को और अपनी एबिलिटीज़ को वहाँ पे उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते जिस तरह से वो कर सकते थे अगर उनको जो है ये यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेजेस वगैरह में जो वो अगर जॉब कर रहे होते तो, ठीक है। फिर जो है वो फिर ज़्यादा अच्छे से जो है वो उन अपनी स्किल्स को और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते थे। तो बेटा ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये जॉब सेटिस्फेक्शन का ही काफ़ी लंबा चला गया है। तो इंशाल्लाह अब जो हमारा 7th टॉपिक होगा वो हम ये एटीट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर आपको कोई भी क्यूरी हो जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में आज के टॉपिक के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो आपने वो मेरे से पूछ लेना है, मेरे से डिस्कस कर लेना है। और अगर आपके कुछ आप मज़ीद कोई ओपिनियन देना चाहें किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप भी मुझे दे सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।